एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय ट्रेजर का पार्ट 5 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान कुरैन और जैन फेमिया आपस में बात करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो ओमेगा यानी वांगजी का सोलमेट ऑलरेडी वांगजी से मिल चुका है। अब आगे कुरैन जब मतलब जैन फेमिया से मिलके बहुत ज़्यादा खुश है। उनको मन में खुशी है कि शायद इनकी डेस्टिनी यानी इनकी किस्मत ही है जो इन दोनों को एक दूसरे से पहले ही मिलवा चुकी है, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो इस खुशी में तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं कैंप में वापस जाने के लिए, ताकि वो ओमेगा जो वांगी से ऑलरेडी मिल चुका है, उन्हें नहीं पता कि वो विंगी है, उस ओमेगा को बारे में वो वांगी को बता सके। ये दोनों यानी नीमिंजे और कुरैन वहाँ से निकल रहे हैं। नीमिंजे कुरैन से पूछते हैं, ये दोनों इस समय घोड़े पे हैं, इनके साथ कुछ सैनिक हैं जो आगे पीछे चल रहे हैं, कुछ सैनिक ज़मीन पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी लालटेन हाथ में लेके कुछ मतलब एक पूरा ग्रुप है जो इस समय वापस जा रहा है कैंप पे। तभी कुरैन से नीमिंजे चलते चलते पूछते हैं, अंकल आपको पता चल गया उस ओमेगा के बारे में? क्या वो ठीक है? क्या वो अभी भी जिंदा है? हाँ, मुझे पता चल गया, और खुशी की बात यह है कि वो हम लोगों के पास ही है, हमें उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नीमिंजे बड़े शौक से बोलते हैं, क्या वो हमारे पास है? किस ओमेगा की बात कर रहे हैं आप? अभी हाल ही में क्या कोई जियांग्स की तरफ से तुम लोग किसी को अपने कैंप में लाए हो? उसी ओमेगा की बात कर रहा हूँ मैं। इस बात पे नीमिंजे को तुरंत विंग की याद आती है। वो समझ गए, इसका मतलब विंग ही वो ओमेगा है। उन्हें और शिचैन को पहले ही विंग पे डाउट था, क्योंकि जिस तरीके से लांगवांग जी पहली बार किसी ओमेगा के लिए इतना सीरियस हुआ, उसने इंटरेस्ट शो किया, तो उन्हें डाउट तो हो रहा था कि विंग कुछ अलग है। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि विंग इसलिए अलग है क्योंकि वो दोनों हैं ही सोलमेट। विंग और वांगजी बने ही एक दूसरे के लिए हैं। इसी कारण वांगजी को पहली नज़र में विंग इतना अट्रैक्टिव लगा, और इतना ही नहीं, उसने विंग को पहली नज़र में ही अपना ओमेगा डिक्लेयर कर दिया। नीमिंजे मैंने बड़े खुश हैं इस बात को सोचते हुए। ये दोनों बड़े आराम से जा रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी से वापस जा रहे हैं। लेकिन इन्हें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इन्हें बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ी चाल चली थी। मिंग्याओ ने जानबूझ के इन लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजा था, क्योंकि जो भी यहाँ आएगा वो हथियार लेके तो कोई किसी की शादी में नहीं आता है। हाँ, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के लिए गार्ड वार्ड साथ में लाए हैं और अपनी वेपन तो अपने साथ ही रखते हैं, लेकिन एक बड़ी सी कहते हैं ना टुकड़ी लेके या सोल्जर्स लेके नहीं आए होंगे। और वो आए भी नहीं थे, वो भी यही सोच के आए थे कि वो एक हैप्पी वाले मोमेंट में, मतलब एक किसी की शादी में जा रहे हैं, खुशियों में जा रहे हैं, तो इतने सारे वो ऐसे सोल्जर लेकर नहीं गए थे। लेकिन मिंग्याओ ने बहुत सोच के उन्हें इस तरह से बुलाया था, क्योंकि वैन क्लैन से वैन जूलियो अपनी पूरी एक सेना की टुकड़ी के साथ उन लोगों पे अटैक कर देता है। शुरुआत में कुरैन और नीमिंजे समझ नहीं पाते हैं ये क्या हुआ, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये कई वैन क्लैन वालों की एक गंदी चाल थी। वैन क्लैन कभी सीधे एक सही जो युद्ध नीति होती है वो फॉलो नहीं करता, हमेशा कुछ गलत काम, पीछे से वार करना, गलत चाल चलना, डार्क कल्टीवेशन यूज़ करना, ये सब चीज़ें करता है। तो वो आज भी वही कर रहा है, वो आज भी एज़ यूजुअल अपनी गलत इरादे वाली चाल चल रहा है। मतलब नीमिंजे और कुरैन भी एक बहुत बड़े वॉरियर हैं। लान कुरैन तो पहले इसी पूरे सेनापति थे, अब उनकी जगह जो वांगजी ने ले ली है, तो वो भी बहुत अच्छे फाइटर हैं। वो भी तुरंत अपने घोड़े से उतर जाते हैं। ये दोनों बड़ी एक तरीके से स्ट्रांगली लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये लोग के पास एक छोटी टुकड़ी है, या ये कह सकते हैं कुछ ही नाम के सैनिक हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे सोल्जर हैं, तो ज़्यादा देर तक ऐसे लड़ नहीं पाएंगे। वहीं जब ये लोग इस लड़ाई में लड़ने में बिजी थे, तो एक झूठी खबर मैसेंजर के थ्रू भिजवा दी गई है वहाँ उस वॉर बेस में। जो हाँ, ये खबर भिजवाने वाला जो इंसान है वो आया नीकलैंड के कपड़ों में है, वो वैनक्लैंड का सोल्जर, और वो नीकलैंड के कपड़ों में है और काफ़ी घायल स्थिति में वॉर बेस के कैंप के पास आके गिरता है और बताता है कि
कि वैन जूलियो ने अटैक कर दिया था लान कुरैन और नी मिंजो के ऊपर। इतना ही नहीं, नी मिंजो बहुत ज़्यादा घायल है और उन लोगों ने लान कुरैन को बंदी बना लिया। ये झूठी खबर नी वॉर बेस पे दी गई है। ये बात सुनने के बाद लान शीचेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या हो गया। वो तुरंत वहाँ से अपने कुछ बहुत सारे सोल्जर्स के साथ निकल जाते हैं। तभी जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं, सडनली लान वांगजी के दिमाग में कुछ आता है और वो वहाँ रुक जाता है। वो बोलता है, अंकल इतनी अपनी खबर खुद बटरफ्लाई मैसेज से ना भेज के इस सैनिक के साथ क्यों भिजवाई है। वो अपने ब्रदर को बोलते हैं, ब्रदर आप जाइए नी मिंजो और अंकल की मदद करने, मैं यहीं रहूँगा वॉर बेस में। इस तरह से चैन भी थोड़ा गुस्से में होके वांगजी से बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है हमारे लिए नी मिंजो और अंकल की जान कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर नी मिंजो को कुछ हो गया तो हम वॉर पहले ही हार जाएंगे। तुम ये तो नहीं समझ रहे। ब्रदर मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़ आप जाइए। शिचैन जो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते अपने भाई से और आर्ग्यूमेंट करके, क्योंकि उन्हें बहुत टेंशन है नी मिंजो की और एक तरीके से अपने अंकल की। वो उन सारे सोल्जर्स के साथ निकल जाते हैं। एक तरीके से अब वॉर बेस पे जो सारे सोल्जर हैं वो उसे छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ बचे हैं तो कुछ डॉक्टर्स, कुछ जो घायल सिपाही हैं वो, और ओमेगाज बीटाज या जो खाना बनाने वाले होते हैं वॉर बेस में, और उनकी कुछ फैमिली जो सोल्जर हैं वो बचे हैं। कोई बड़ा सोल्जर या वो नहीं है, क्योंकि एक तरीके से एक तरीका मतलब उन्होंने इस पूरे वॉर बेस में जो खास स्ट्रॉन्ग सोल्जर थे वो दौड़े दौड़े चले गए हैं अपने लीडर को यानी नी मिंजो को बचाने। इस बात का फ़ायदा उठा के वेंजू और वेंचाओ अपनी पूरी टीम के साथ उस वॉर बेस के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि कोई है अभी भी इस वॉर बेस में जो उन लोगों को टक्कर दे सकता है। अब वो था हमारे विभूषण वहीं पे रह गया था यानी, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। ये बात कोई नहीं जानता। इतना वो लोग ये भी नहीं जानते कि यहाँ पे वेंचिंग भी है। तो वो लोग आराम से ये सोच के कि वो आज इस वॉर बेस को बर्बाद कर देंगे, इस वॉर बेस को ख़त्म कर देंगे, जला देंगे, जिससे एक तरीके से बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा नी क्लैन पे। एक तरीके से उनकी रूट्स भी बंद हो गए हैं और ये भी जल जाएगा तो वो बहुत वीक हो जाएंगे। और जो लोग अगर घायल भी होंगे तो वो कहाँ इलाज के लिए अपने घर थोड़ी वापस जाएंगे। तो वॉर बेस में आते थे। वॉर बेस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सारे वॉर की ज़रूरत की चीज़ें एक ग्रुप बना के या एक जगह बना के, जो कि जैसे कि एक होता है राजा वाली जगह जहाँ पे पूरी प्रजा रहती है, उससे दूर जहाँ पे वॉर हो रही होती है उस एरिया के पास में एक टुकड़ी सी बना के एक जगह बना देते हैं जहाँ पे बहुत सारे खाने का सामान होता है, बहुत सारा मेडिकल का सामान होता है, हथियार होते हैं, जिनको उन्हें बार बार वापस ना जाना पड़े दूर ट्रैवल करके अपने राज्य में, बल्कि वहीं पास में रह के उन्हें वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो चाहिए वो वहीं से उसे यूज़ कर सके। वो एक वॉर बेस होता है। मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करके बता रही थी। तो इस वॉर बेस में जब अब कोई है नहीं तो वो ये सोच रहे हैं कि वो इसे बर्बाद कर देंगे, तो फिर नी क्लैन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अपने राज्य से यहाँ तक अपनी सारी चीज़ें पहुँचाना। और अब जब वाटर रूट बंद हो गया है तो एक तरीके से और ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि लैंड रूट से उन्हें और टाइम लगेगा, 2-2 3-3 दिन लगा करेंगी खाना लाने में, दवाई मेडिकल के सामान लाने में। तो वो ये सोच के ये प्लान करा है वैन क्लैन ने नी क्लैन के अगेंस्ट में, और वो उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो वॉर करने मतलब उस पर अटैक कर दिया है वॉर बेस पे। जब अभी सब लोग जो बेचारे रह गए थे वो अपने पहले ही फैमिली के लिए और अपने लीडर के लिए यानी नी मिंजो के लिए स्ट्रेस में थे। सडनली उन्हें महसूस होता है कि उन पे हथियारों से हमला होने लगा। उनके कुछ तीर में आग लगा के उनकी साइड भेज दी है। विंग जो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उसे क्या हो रहा है, जब वो लोगों की चीखने की आवाज़ सुनता है तो वो भी घबरा जाता है। इतना ही नहीं, शुयांग और वैंकिंग और नी हुसैन ये चारों हाई अलर्ट हो जाते हैं। ये अपने अपने हथियार लेके बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरीके से वैन क्लैन की सेना ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है। इस समय रात के समय इस तरीके से एक वॉर बेस पे अटैक करना कहीं भी युद्ध नीति के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ये एक इन लोगों की गंदी चाल है जो वो लोग चल रहे हैं।
अब जो लोग रह गए हैं वो बेचारे जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ लोग खाने के सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल के सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत यहाँ पे ओमेगाज या कुछ फैमिलीज़ हैं जो बेचारी आती हैं, फैमिली जिनके सोल्जर घायल हैं, वो अपने घायल सोल्जर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से क्रियोस मचा पड़ा है, एक बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा पड़ा है। तभी न्यू हुसैन अपने वो भी एक बहुत अच्छे कल्टिवेटर है, अपनी तलवार लेके आगे आते हैं। जो शुयांग और रैंकिंग और विंग के पास आते हैं, वो बोलते हैं अभी यहाँ कोई नहीं है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। हमें इसी वक्त इसे प्लान, जो भी हमारे पास हथियार है, जो भी हमारे पास सैनिक है, उनके साथ इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। तभी शुयांग बोलता है और मुझे लगता है कि आपको किसी तरह से खबर पहुंचा देनी चाहिए उन लोगों के पास, लेकिन हम खबर पहुंचाएंगे कहाँ, हमें तो ये भी नहीं पता। पहली चीज़ वो लोग रास्ते में होंगे, हम कौन सा रूट वो फॉलो कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, तो हम कैसे खबर पहुंचाएंगे। विंग तुरंत बोलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपनी जान लगा देंगे, पर जो लोग यहाँ हैं उनमें से किसी की जान को खतरा नहीं होगा। जितना हो सके उतना नुकसान रोकने की कोशिश करेंगे। सब ये चारों फुल फॉर्म में, मतलब एक कहते हैं पूरे जोश में हैं इस वॉर को लड़ने के लिए। चारों अपनी वेपन निकाल के, अपनी तलवारें निकाल के लड़ने शुरू कर देते हैं। विंग भी, जो एक किसी सिपाही की तलवार को लेके लड़ाई के मैदान में उतर गया। वैन क्लैन ने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चारों वॉरियर वहाँ होंगे। इन चारों के सामने भी वहाँ पे खड़े हुए सोल्जर्स को बहुत दिक्कत हो रही है। ये चारों, कोई बीटा है तो 2 ओमेगा हैं, एक ही अल्फ़ा है, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन की ये चारों भी किसी अल्फ़ा से कम नहीं है। ये पूरे जोश से लड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे वैन क्लैन के सोल्जर, जो ज़्यादा नहीं थे क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा था कि मतलब बाकी सोल्जर वहाँ पर है ना लड़ने के लिए बाकी टीम से, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा सोल्जर नहीं थे, लेकिन हाँ बहुत कम भी नहीं है, अच्छे खासे हैं। उनके भी धीरे धीरे संख्या कम हो रही है। अब वैंशु को बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो एक छोटा सा मलाई वाला काम होगा, जाएगा लोगों को मारेगा और सब कुछ जला के आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये चारों इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर उसको टक्कर देंगे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन चारों ने कई घंटे लगा दिए हैं वैंजू और वैन चाओ को रोकने में। इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा घायल भी हो गए हैं। विंग भी काफ़ी घायल है, नी हुसैन भी घायल है। इतना ही नहीं, वैंकिंग भी घायल है। लेकिन हाँ, यह इन चारों ने एक तरीके से इन्हें अभी तक वॉरवेज के अंदर एंट्री नहीं करने दी है। ये वॉरवेज के बाहर खड़े होकर पूरी तरह से लड़ाई कर रहे हैं। आधी वैन क्लैन सेना खत्म हो चुकी है। विंग को देखे वैनचाओ को एकदम से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये विंग वही ओमेगा है जिसने एक बार वैनचाओ को अपनी तलवार, अपनी मतलब शॉर्ट स्किल के कारण हराया था। विंग की आज भी, चाहे वो उसकी खुद की तलवार नहीं, किसी और सोल्जर की तलवार है, लेकिन जो उसके लड़ने का तरीका अभी भी अल्टीमेट है। वो इतनी स्ट्रांगली उन्हें रोक रहा है, लड़ रहा है। एक वैंसू को और वैनजाओ को बहुत जेलसी हो रही है विंग को देख के। एक पहले से ही उन लोग दोनों की नीयत विंग के ऊपर गंदी थी, दूसरा विंग एक ओमेगा होके इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर और सोल्जर की गर्दन काट रहा है, उन्हें उसे बहुत चिढ़ हो रही है। इतना ही नहीं, उसने अब सोच लिया है कि वो आज इस वॉरवेज को तो जलाएगा ही, साथ में विंग को अपने साथ दोबारा ले जाएगा। जो वो लास्ट टाइम नहीं कर पाया था, अब वो विंग के साथ वो करेगा। ये वैनचाओ के दिमाग में चल रहा है, और अपनी इसी गंदी चाल के कारण वो अपनी पॉकेट से अपना इनलाइनर का एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है। वैनचाओ ने अपने फादर से छुप के ये इन आयरन का टुकड़ा अपने पास लेके आया था। वो एक बहुत ही डरपोक टाइप का सोल्जर है। वो उसे डर लगता है कि बिना वैन जूलियो के वो कभी किसी वॉर में जाएगा तो हार ही जाएगा। इसी कारण वो जब भी कभी वैन जूलियो के बिना कहीं जाता है तो वो अपने फादर का ये स्पिरिचुअल वेपन कह दो या इन आयरन का ये टुकड़ा कह दो, अपने साथ लेके चलता है, ताकि इसकी पावर से वो वॉर पक्का जीत जाएगा। वो उसी चीज़ का यूज़ करता है। वो तुरंत अपने इन आयरन के टुकड़े को एक्टिव करता है, जिससे जो सोल्जर अभी वैनचाओ के इन लोगों ने मारे थे वो धीरे धीरे करके दोबारा से खड़े होने लगते हैं। और ये देख के नी हुसैन और विंग और वैंकिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शुयांग का भी यही हाल है। ये चारों अब समझ नहीं पा रहे कि इतनी मेहनत से इन्होंने इतने सारे सोल्जर्स को मारा था, अब फिर से ये सोल्जर खड़े हो गए तो अब ये क्या करेंगे। लेकिन ये मन में घबराते नहीं हैं, बल्कि उस शॉट के साथ लड़ाई करते रहते हैं।
धीरे धीरे ये सेना ख़त्म होने की जगह बढ़ती जा रही है और ये जिस भी सोल्जर को छू रही है वो भी इसी तरह से कन्वर्ट हो रहा है। ये देख के विंग बहुत घबरा रहा है। विंग ने ये चीज़ पहली बार अपनी आंखों से देखी थी और उसने कभी इस टाइप की मतलब क्रॉप्स देखी नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा सहमा हुआ है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। लेकिन वो अपनी घबराहट को अपने इस समय शो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इस समय घबरा गया तो वो जानता है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, यहाँ पे बहुत नुकसान हो जाएगा जो वो नहीं चाहता। इसलिए वो अपनी घबराहट छुपा के लगातार लड़ रहा है। वहीं वांग जी जो आधे रास्ते से वापस आया है वो भी ऑलमोस्ट मतलब वहाँ उस जगह पहुँचने वाला है। तभी कुछ क्रॉप्स ने विंग को चारों तरफ से घेर लिया है और वहीं विंग इन अपनी चारों से अलग होके एक तरफ एक एरिया में घिर गया है। वहाँ वेंचाओ बड़ी कनिंग स्माइल के साथ आता है। विंग डर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर गलती से इन क्रॉप ने विंग को छू लिया तो विंग भी एक क्रॉप बन जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता। और वेंचाओ ये उस विंग के चेहरे के डर से पहचान रहा है। विंग से तलवारबाजी में तो ये लोग नहीं जीत सकते थे, लेकिन हाँ अपनी गंदी चाल से वेंचाओ ने थोड़ा सा तो विंग को डरा दिया है। विंग अभी भी कोशिश कर रहा है किसी तरह से कि वो उसे टच ना कर पाए और तलवार से वो उसके पास ना पाए। वेंचाओ पीछे से हंसते हुए गंदी सी स्माइल देते हुए विंग की तरफ बढ़ते हुए कहते, आखिरकार इस ओमेगा के चेहरे पे मुझे वो डर दिख ही गया जिस डर को मैं उस दिन देखना चाहता था। पर कोई नहीं, आज ही सही, पर मुझे वो डर दिख ही गया। इस बात पे विंग और गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हें अपनी गंदे तरीके से ही लोगों को डराना है पसंद है, यही तरीका है ना तुम्हारा, धोखे से किसी की जगह घुस जाना, इस तरीके से अपनी इस आयरन का यूज़ करके लोगों को डराना। हिम्मत है तो बिना इसके तलवारबाजी में आओ मेरे सामने, तब देखूंगा कि किसकी आंखों में डर है, मेरी या तुम्हारी। विंग गुस्से में बोलता है। इस बात पे वेंचाओ को और गुस्सा आता है। तरीका कोई भी हो, लेकिन अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ। रेडी रहो मुझे आज रात सर्व करने के लिए। उस दिन भी मुझे तुम्हारे रूप को देख के मन तो करा था कि मैं वहीं सबके बीच में तुम्हें मार्क कर दूँ, तुम्हें अपना बनाऊँ, लेकिन तब भी तुम्हारी इस तलवारबाजी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं ऐसा करूँगा, अपनी पूरी की पूरी सेना के सामने ऐसा करूँगा, सबके बीच में तुम्हें टेस्ट करूँगा। वेंचाओ बड़ी गंदी तरीके से ये चीज़ बोल रहा है। विंग को ये बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग का मन कर रहा है कि वो अभी वेंचाओ की गर्दन काट दे, लेकिन जैसे ही विंग वेंचाओ की तरफ आगे बढ़ता है तो कुछ क्रॉप्स फिर विंग को घेर लेती हैं। विंग दोबारा से उन क्रॉप्स से लड़ने लगता है। वेंचाओ जब ये बोल रहा था तो उसे पता नहीं था कि पीछे कोई आ गया है, या ये बोल दो पीछे उसकी मौत आ गई है, क्योंकि वांग जी ने ये सब सुना भी और देखा भी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई हैं। आज वांग जी का रूप कुछ अलग ही लग रहा है। वांग जी के ऑरा बिल्कुल अलग है। वांग जी के सराउंडिंग में एक ब्लू कलर की लाइट्स घूम रही हैं। वांग जी की आंखों जो ऑलरेडी गोल्डन कलर की है वो और ज़्यादा गोल्डन चमक रही हैं। इतना ही नहीं, वांग जी का जो घोड़ा जिस पे वो बैठा हुआ है उसे वांग जी का वेट नहीं संभाला जा रहा है। वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान साउंड कर रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से उछलना और आवाज़ें निकाल रहा है, जैसे वांग जी का वेट कितना बढ़ गया हो। वांग जी अपने घोड़े से तुरंत उतरता है और वांग जी जैसे ही कदम जमीन पर रखता है तो एकदम से एक अर्थक्वेक वाली फीलिंग आती है, जैसे कितना कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन ने धरती पे कदम रखा हो। वांग जी को पीछे जैसे ही वेंचाओ कुछ कोई आया है महसूस करता है और मुड़ता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि वांग जी बिल्कुल ही अलग लग रहा है। वांग जी की बॉडी शाइन कर रही है ब्लू कलर में, आंखें गोल्डन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। चारों सराउंडिंग में एक स्मेल आ रही है जो वांग जी के शायद अल्फ़ा की है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आज तक कभी वांग जी के सराउंडिंग में कभी नहीं हुई जो अब आ रही हैं। वांग जी की आंखें एक तरीके से पूरी तरह से इस समय वेंचाओ को अपनी आंखों से ही मार दे, इतना गुस्से में है। धीरे धीरे वांग जी जब आगे बढ़ रहा है तो विंग को मन में बहुत खुशी हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये क्रॉप्स जिससे वो डर रहा था अब वो इनसे मार देगा, और विंग को भी बड़ा कॉन्फिडेंस सा फील हो रहा है। वांग जी के सामने आके उसे एकदम से इन क्रॉप से भी डर नहीं लग रहा है। उसे लग रहा है वो भी इन क्रॉप से लड़ लेगा। ये दोनों यानी विंग और वांग जी इस नए कॉन्फिडेंट रूप को देख के वेंचाओ बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन वो अपनी गंदी चाल से बाज नहीं आता। तुरंत अपने पॉकेट से वो इन आयरन निकालता है और उसके एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है वांग जी के ऊपर, जिससे विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़ोर से
फिर चीखता है लंग जा और दौड़ के वांग जी की तरफ दौड़ता है। वो एकदम से वांग जी के आगे आगे खड़ा हो जाता है। वो इतनी फास्ट था कि अपनी नॉर्मल स्पीड, एक ह्यूमन स्पीड से बहुत तेज। वांग जी भी काफ़ी शॉक्ड है कि विंग की इतनी तेज़ी से उसके आगे आके खड़ा हो गया। वो इन आयरन का फोर्स जैसे ही विंग के सामने आता है, एक बहुत बड़ी रेड रंग की ट्रांसपेरेंट वॉल से बीच में खड़ी हो जाती है, जिससे वो जो इन आयरन का अटैक किया था वेन चाओ ने, वो रुक जाता है। और वॉल के पीछे विंग और वांग जी शॉक खड़े हैं, क्योंकि वांग जी को भी नहीं पता था कि विंग के पास ये कोई सुपर पावर है कि वो इस तरीके से एक शील्ड बना सकता है। और विंग को भी नहीं पता था, क्योंकि आज तक विंग ने कभी ये सब चीज़ नहीं कर पाई। अगर उसे पता होता कि उसके पास कोई ऐसी पावर है जिससे वो चीज़ें रोक सकता है, एक शील्ड बना सकता है, तो क्यों मैडम भी उसे बिना बात के उनके जेडियान से वार सहता, क्यों वो अपने बॉडी पे ये वेन चाओ का मार्ग सहता। उसे के लिए भी ये पहली बार था। यह सच कहें, ये वांग जी के लिए ही उठाई हुई उसका प्यार है या कंसर्न है जिससे ये वॉल आई है, क्योंकि आज से पहले तो ये वॉल वो कभी नहीं बना पाया था। ये दोनों शौक खड़े हैं, और उससे ज़्यादा शौक खड़ा है वेन चाओ। वेन चाओ को लिए तो जैसे उसकी ज़मीन निकल गई हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से कुछ होगा। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। उसके पीछे पीछे उसके सारे क्रॉप और वो सब लोग भी पहुँच जाते हैं। जब वेंसू देखता है कि उसका ब्रदर कहीं से दौड़ा घबराया हुआ भागा हुआ आ रहा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे भाग लेता है। इन शॉर्ट ये सारे वहाँ से भाग जाते हैं डर के मारे। वांग जी और विंग अभी भी बिल्कुल उसी पोजीशन से खड़े हैं। विंग आगे की तरफ फेस करके खड़ा है और वांग जी बिल्कुल उसके पीछे। अचानक से जैसे ही विंग और वांग जी एक दूसरे से की तरफ देख के सीधा देखते हैं, तो वो शील्ड अब गायब हो गई है। विंग और वांग जी समझ नहीं पाए ये क्या हुआ, लेकिन वांग जी तुरंत विंग को अपने गले से लगा लेते हैं। और विंग भी वांग जी देख रहा है कि विंग के कुछ चोटें लगी हुई हैं, जैसे उसके कुछ कंधे पे, कुछ वॉर करते समय जैसे निशान तलवार से थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, ज़्यादा नहीं पर हल्की बहुत उसे खरोच चोट लगी हुई है। और वांग जी बड़े प्यार से पहले विंग के फेस पे, फिर उसके कंधे के पास की उस जगह को टच करते कहते हैं, तुम ठीक हो ना, कुछ करा तो नहीं ना उन्होंने। विंग अब कंसर्न से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं तुम ठीक हो। वांग जी उसे देख रहा है, और जो अभी उसका गुस्से वाला औरत था वो एकदम से कहीं गायब हो गया है। वो बोलता है, नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। तभी पीछे से दौड़ा न्यू सैन, शू यांग और वैंकिंग आते हैं, जो बताते हैं कि वो लोग वहाँ से भाग गए हैं। वांग जी तुरंत बोलता है, तो मेरा शक सही था, मैंने जो सोचा था वो सही था। ये जानबूझ के हमें छोटी खबर फैलाई गई थी। पर अंकल और कहाँ हैं ब्रदर? एकदम से न्यू सैन पीछे से बोलता है। तो वांग जी बोलता है, शिचेंगा गए हैं, साथ में बहुत सारे लोग भी गए हैं, तुम चिंता मत करो। मुझे लगता है ये चाल थी हमारे वॉर बेस को जलाने की, बर्बाद करने की। ये लोग इतना गिर सकते हैं, इस तरीके की चाल चल सकते हैं? एकदम से शुयांग बोलता है। तभी वैंकिंग अपनी स्माइल करते हुए शुयांग को बोलती है, तुम्हें अभी वैन प्लान के बारे में पता क्या है? ये लोग बहुत गिरे हुए लोग हैं और इससे कहीं ज़्यादा गिरे हुए काम कर सकते हैं। वो तो शुक्र था कि हम लोग यहाँ थे, वरना पता नहीं क्या होता। और सही रहा हंगवंजुन, आपने अपना दिमाग लगा के आप वापस आ गए। हमसे भी उन क्रॉप्स को संभालना मुश्किल हो रहा था। विंग जो बिल्कुल शॉक्ड है, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, और वांग जी ये देख सकता है विंग शॉक्ड है। वो भी शॉक्ड है जो विंग के साथ और उसके साथ अभी हुआ, लेकिन वो तुरंत विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। विंग भी वांग जी का हाथ पकड़े हुए पीछे पीछे जाने लगता है। वो उसे फिर से अपने कैंप में लाता है। उसके पहला हांगफू की फर्स्ट लेयर उतारता है और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी पे जहाँ भी मार्क लगा है वहाँ पे दवाई लगाने लगता है। विंग ने अब एक पतला सा सिर्फ एक इनर हांगफू पहना हुआ है, जिसके और जहाँ जहाँ उसके कट्स है वहाँ वांग जी उसके दवाई लगा रहा है। अब विंग को आज पता नहीं वो शर्म जो उसे पहली बार आई थी वांग जी के सामने इनर हांगफू में, आज नहीं आ रही, बल्कि वो इस समय बहुत ज़्यादा डरा हुआ और शॉक्ड है। उसने आज ये कैसे करा, ये क्या पावर थी, उसे कुछ पता नहीं। पहले वो उस वजह से शॉक था कि उसे इस तरह के व्यूज़ यानी ड्रीम आ रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं जो फ्यूचर देख सकता है, क्या देखा था उसने पहले बेहोश होने से पहले, और अब ये चीज़ वो पहले से बहुत ज़्यादा डरा हुआ घबराया हुआ है। अब वांग जी ये देख सकता है। वांग जी उसके सारी दवाई लगाने के बाद उसके अपने दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ता है। अब विंग थोड़ा कंसर्न से वांग जी को देख रहा है। उसकी यहाँ बड़ी बड़ी आंखें बार बार झपका के वांग जी को देख रहा है। वांग जी को विंग इस समय बहुत क्यूट लग रहा है। वांग जी तुरंत उसके माथे पे एक किस करता है, जिसे विंग थोड़ा सा डरता और थोड़ा सा मन में खुश होता है। उसे वांग जी का इस समय ये प्यार करना, ये किस करना बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी अब धीरे से बोलता है, तुम क्यों घबरा रहे हो?
मैंने अभी ये क्या किया? एकदम से विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने ये कभी पहले नहीं किया, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे किया। बेचारा विंग थोड़ा सा घबराता हुआ, थोड़ा काँपता हुआ बोल रहा है। वांगी दोबारा से उसके फेस को प्यार से पकड़ के अपना माथा और उसका माथा जोड़ लेता है और धीरे से बोलता है, मुझे पता है, तुम्हें भी नहीं पता है। देखो, यहाँ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते, जैसे कि मैं एक ड्रैगन हूँ, तुम्हारा दोस्त शुयांग एक ह्यूमन नहीं है बल्कि एक वुल्फ फॉर्म में भी आ सकता है। इस बात पे विंग थोड़ा सा और दूर होकर बोलता, क्या? हाँ, हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। ये पावर्स हम लोगों के पास पहले थी, जो हम लोगों के पास एक ये नेगेटिविटी नहीं थी। सब लोग अच्छा सोचते थे, अच्छी पॉजिटिव कल्टीवेशन करते थे। लेकिन एक डार्क कल्टीवेशन जैसे जैसे हमारे कल्टीवेशन में वर्ल्ड में बढ़ने लगी तो बहुत सारी पावर्स धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी या ब्लॉक कर दी गई। अब उनमें से कुछ पावर्स हैं जो हम लोगों के पास हैं, लेकिन हम उन्हें अब यूज़ नहीं कर सकते, या ये कह दे हमारा कल्टीवेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है कि हम उसे यूज़ ना कर सकें। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनके पास जो पावर हैं वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो प्योर सोल होते हैं, जैसे कि तुम। ये ज़रूर तुम्हारी मदर या फादर की दी हुई कोई पावर है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। तुम चिंता मत करो, अंकल आएंगे तो मैं उन्हें इस बारे में पूछूंगा और तुम्हारी भी मदद करूंगा। विंग को वांगी का ये प्यार से उसे समझाना, उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में नॉर्मल चीज़ें होती थी। हो सकता है ये उसके पेरेंट्स की दी हुई कोई पावर हो तो उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर, उसे लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं है या वो कोई गलत चीज़ नहीं, उसके साथ कोई गलत मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इस चीज़ के बारे में सोच के बहुत खुश होता है। तभी एकदम से नी हुसैन और शुयांग उन लोगों के बैंड के पास आते हैं। उन लोगों ने भी अपने आप को जो कटफट थे उनका इलाज कर लिया है और वो बताते हैं कि शिचैन, नी मिंजो और अंकल कुरैन आ गए हैं। जब वो लोग की आने की खबर सुन के वांगजी भी दौड़ा दौड़ा वहाँ जाता है। इतना ही नहीं, विंग भी तुरंत जाता है क्योंकि विंग को भी वांगजी के अंकल से मिलना है, जानना है कि अपने बारे में जो वो आजकल महसूस कर रहा है वो डिस्कस करना है। वो ये सोच के जा रहा है। वहीं अंकल कुरैन और नी मिंजो को कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, वो बिल्कुल ठीक थे। इतना ही नहीं, इतना शिचैन वहाँ पहुँचे, इतना तो वो उन्होंने उन लोगों को मार भी दिया था। और वैन जूलियो तो आया ही सिर्फ इसी वजह से था कि वो सिर्फ ध्यान भटका सके, वो पहले ही निकल गया था। तो एक तरीके से वहाँ शिचैन का पहुँचना भी बेकार ही रहा। तभी वो सब लोग अब उस वॉरबेस के उस मतलब नी मिंजो के कैंप में हैं। जब कुरैन वहाँ बैठे हैं तो देखते हैं कि वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। कुरैन तुरंत विंग को देख के पहचान जाते हैं क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा शक्ल उसकी मिलती है उसकी मदर से। अब जो लोग जिनने मतलब विंग की मदर को उनकी जवानी में, उनकी यूथ में देखा है तो वो पहचान सकते हैं कि विंग और उनका फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मैडम यू हैं जो सिर्फ उन्हें मिली ही तब जब उनकी शादी वादी हो गई तो वो शायद इतनी वो पहचान नहीं पाती थी कि विंग की मदर फादर कौन है। इवन विंग को भी अपने मदर फादर के बारे में ज़्यादा कुछ अभी तक नहीं पता है, जैन फिर मैंने उसे भी नहीं बताया था उसकी ही सेफ्टी के लिए। वो लोग जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो कुरैन अपनी जगह से उठ के विंग और वांगजी की तरफ बढ़ के आते हैं। विंग और अब पहले वांगजी को देख रहा है, फिर कुरैन को देख रहा है क्योंकि कुरैन बिल्कुल उसके पास आके खड़े हो गए और उसके पास बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, तो विंग तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए। एकदम से सब लोग वहाँ जो भी खड़े थे वो शॉकिंगली देख रहे हैं, सिवाय नी मिंजो को छोड़ के कि कुरैन क्या बोल रहे हैं। बट कुरैन अपनी बात पूरी कर रहे हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे मदर फादर की डेथ के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी तुम कहाँ हो जान सकूं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जैन फैमिली चाहते ही नहीं थे कि कोई जान सके तुम जिंदा हो। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली कुरैन की तरफ देखता हुआ बोलता, आप मेरे पेरेंट्स को जानते थे? अंकल फैमिली ऐसा क्यों करेंगे? एकदम से विंग बोलता है। तभी कुरैन बोलते हैं, क्योंकि वो तुम्हें मैडम यू से सेव करना चाहते थे। मैडम यू को अगर पता चल जाता कि तुम भी चांस और चांसेस के बेटे हो तो वो पक्का तुम्हें जीन क्लैन या वैन क्लैन के हवाले कर देती, ताकि वो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर का यूज़ करके नी क्लैन को या लैन क्लैन को बर्बाद कर दे। इस बात पे वांगजी और सब लोग थोड़ा शॉक हैं कि विंग की कल्टीवेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है क्या। अब विंग बोलता है, मेरे पेरेंट्स भी कल्टीवेटर थे। एकदम से विंग को, जो आज तक जानता ही नहीं उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ, वो जानने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे। इतना ही नहीं, वो हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कपल थे। कल्टीवेशन के मामले में उनके टक्कर कोई नहीं दे सकता। तुम्हारी मदर के पास तो बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स भी थी। वो बादशाह शरण की बेटी थी
कैसे नहीं होते उसके पास वो पावर। अब विंग वांग जी की तरफ देखता है, क्योंकि वांग जी ने भी थोड़ी देर पहले उससे यही बात कही थी कि सुपरनेचुरल पावर इस वर्ल्ड में है। तो वो बोलता है कैसी पावर? जैसे तुम्हारी मदर फ्यूचर देख सकती थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर के पास तो एक शील्ड की पावर थी, जिससे वो बड़े से बड़े कितनी भी किसी का अटैक हो उसे रोक सकती है। ये शील्ड पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। एकदम से विंग बोलता है हाँ, और आज मैंने वो देखा भी। और एकदम से वांग जी भी बोलता है हाँ अंकल, आज हमने वो पावर देखी। अब वांग जी और विंग की बात सुन के सब लोग एक दूसरे को शॉकिंगली देखते हैं। तो विंग ने जो आज करा, वांग जी उसके बारे में अपने अंकल और सबको बताता है। ये सब देखने के बाद सब लोग शॉकिंगली विंग को देख रहे हैं। अब अंकल गुरैन अपनी बात बताते हैं जो उन्हें जैन फेमिया ने बताई। विंग, तुम्हारे पेरेंट्स को मारने वाली भी वो मैडम यू ही थी। उन्हें तुम्हारी मदर से बहुत ज़्यादा जेलसी थी, क्योंकि तुम्हारी मदर के पास मैडम यू की तरह कोई स्पिरिचुअल वेपन लाइक जेडियान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थी। सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, जो मैडम यू को कभी नहीं मिली। इसलिए वो जलती थी तुम्हारी मदर से। इसी कारण उसने रैन क्लैन को जानबूझ के तुम्हारे मदर फादर के छोटे से उस क्लैन की उस छोटी सी जगह की जहाँ वो लोग रहते थे उस का एड्रेस दिया, जिससे रैन क्लैन ने धोखे से वहाँ पे अटैक करके तुम्हारे मदर और फादर को मार दिया था। लेकिन फेमिया तुम्हें वहाँ से बचा के ले आए थे। मैडम यू को कभी पता ना चले कि तुम्हारे मदर फादर कौन थे, इसलिए उन्होंने ना तुम्हें या किसी को भी बताया कि तुम्हारे असली पेरेंट्स के बारे में। इस बात पे विंग की आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने तो मैडम यू को बहुत रिस्पेक्ट करी, हमेशा मैडम यू की बात सुनी थी। वो मैडम यू उसी के पेरेंट्स की डेथ का एक पीछे थी। ये बात जानने के बाद विंग को बहुत बुरा लगता है। अब कुरैन अपनी बात पूरी करते हैं। तुम्हें पता है, तुम और वांग जी एक दूसरे के सोलमेट हो। तुम्हें तो कब से मैं ढूंढ रहा था। इस बात पे वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं। अब अंकल कुरैन अपनी बात पूरी करते हैं। वांग जी, ये वही है बाओशा सरेन का ग्रैंडसन, जिसे तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए लिखे हुए लेटर में लिखा था। इस बात पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके मन में तो लड्डू फूट जाता है। फाइनली उसका सोलमेट कोई और नहीं विंग है। ये बात जानने के बाद तो उसे इतनी खुशी मिलती है कि उसे किसी और ओमेगा के साथ मतलब बॉन्ड नहीं होना पड़ेगा, या किसी और कोई और ओमेगा को अपनी लाइफ में लाएगा। उसका लाइफ पार्टनर उसका विंग ही है। ये सुन के तो उसे बहुत खुशी होती है। इतना ही नहीं, शिचैन को, पीछे खड़े सब लोगों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को लिए बने हैं। ये जान के हर किसी को बहुत खुशी होती है। दूसरा, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो कहीं ना कहीं वॉर रुक सकती है। इस चीज़ की भी इन लोगों को बहुत खुशी होती है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइज, आपको कैसा लगा आज का पार्ट ज़रूर बताइएगा। एंड जल्दी ये फैन फिक्शन, क्योंकि शॉर्ट है तो जल्दी मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। एंड आई होप आपको मेरा दूसरा फैन फिक्शन यू एंड मी भी अच्छा लगे। उसे भी प्लीज़ सुनिएगा, उस पर भी थोड़े बहुत व्यूज़ दे दीजिएगा। थैंक यू।